Dear students, welcome to Professor S.P. Goyal IS क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष में GM क्रॉप DMH11 पे एक बड़ी शानदार एक्सेलेंट वीडियो लेके आया हूँ जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी और आपके प्रीलिमिनरी में और मेन में भी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर दोनों में और एग्रीकल्चर ऑप्शनल ये बहुत जगह आपके काम आएगी और इसमें आपको सारे डाउट्स जो आपके हैं वो सारे क्लियर करने हैं आपने। और मैं इस ढंग से बनाई है, ये जितने ह्यूमैनिटी के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के, नॉन मेडिकल के, कोई भी स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक में साइंस पढ़ा है वो सब समझ लेंगे बहुत ही सिंपल ढंग से। और जो आपके एग्जाम में प्रीलिमिनरी और मेन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो अब चलते हैं। सबसे पहले ये DMH11 क्या है, व्हाट इज DMH11, समझिए इसको। इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड, एक ही बात है, मस्टर्ड हाइब्रिड। भैया मस्टर्ड की क्रॉप है। सरसों में दो होते हैं, एक रेपसीड होता है, एक मस्टर्ड। रेपसीड होता है आपका जो, ये भी सरसों की क्रॉप है, जैसे कैनोला है। और मस्टर्ड ये अलग ग्रुप है, सरसों में ही दो ग्रुप हैं। ये ऑयल सीड क्रॉप है, एडिबल ऑयल सीड। और इससे दो चीज़ मिलते हैं, एडिबल ऑयल मिलता है, दूसरा सीड ऑयल केक फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है। और ये हाइब्रिड है, जो भी GM क्रॉप होगी वो हाइब्रिड होगी। अभी तक इंडिया में सिर्फ GM क्रॉप है BT कॉटन कॉमर्शियली कल्टीवेशन में। नो फूड क्रॉप हैज बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अब बात आती है कि ये किसने डेवलप की। इट वाज डेवलप्ड बाय दीपक पेंटल एंड हिज टीम फ्रॉम सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कई बार आपसे पूछ लेते हैं ये IRI में ये कहाँ पे ये जो है डेवलप हुई है। नो, इट इज़ डेवलप फ्रॉम द सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये इंपॉर्टेंट दो तरह से है, एक तो इसकी यील्ड ज़्यादा है, 20-25% बताते हैं साइंटिस्ट। दूसरा ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। ये किसी को समझ नहीं आएगी बहुत जल्दी से, सब लिखते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आती जल्दी से। एक हर्बिसाइड है, ग्लाइफोसेट कहते हैं या ग्लोफिनोनेट कहते हैं। ये एक हर्बिसाइड का मतलब वीडिसाइड, जो वीड को किल करता है, अनवांटेड प्लांट्स को, उससे ये टॉलरेंट है DMH11। मतलब इसमें यदि ये आपने हर्बिसाइड उस पर छिड़क दिया ना तो क्रॉप नहीं मरेगी, सारे वीड मर जाएंगे। इसका मतलब वीडिसाइड का कम इस्तेमाल होगा, एक ही वीडिसाइड का, ये मतलब है। तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट, इसमें जीन है डाल दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ये मतलब है। तो ग्लाइफोसेट या राउंड अप, ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। जब ये क्रॉप पे छिड़का जाता है तो क्रॉप भी और वीड भी सब मर जाते हैं। लेकिन ये GM क्रॉप जो है, इसमें एक जीन डाल दिया जो कि इस हर्बिसाइड से ये DMH11 मस्टर्ड की जो क्रॉप है मरेगी नहीं। DMH11 में दो करेक्टर हो गए, एक तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, ये ग्लाइफोसेट या ग्लोफिनोनेट हर्बिसाइड टॉलरेंट है, ठीक है। इससे ये क्लेम किया साइंटिस्ट ने भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कम होगा इस पर, क्योंकि एक ही हर्बिसाइड काफ़ी है, इससे क्रॉप बच जाएगी, वीड मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि ये बायोसेफ्टी है, एनवायरमेंटली कोई डैमेज नहीं करेगी, साइंटिस्ट कहते हैं किसी तरह का भी। तीसरा ये कहते हैं कि 20-25% यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि एडिबल ऑयल हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सब फैक्टर जो साइंटिस्ट ने दिए हैं। अब हम जो है, जो आज न्यूज़पेपर में है उस पर आते हैं कि PIL डाली है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पिटीशंस डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो ली, पूरी सुनवाई हो चुकी है। अब डिसीजन आना है, वर्डिक्ट रिजर्व हो गया है। अब सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या जो है अपनी वहाँ पे जो सोलिसिटर जनरल ने क्या कहा गवर्नमेंट की तरफ से, सुनिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 1,15,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और जो एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत सा कैनोला और सोयाबीन का GM क्रॉप से है, बाहर से। उन्होंने कहा भाई US, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा में ऑलरेडी जो है GM सोयाबीन क्रॉप उगाई जाती है। कैनोला कनाडा से आता है, कैनोला ऑयल वो भी GM क्रॉप से है।
इसलिए बायोसेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कई सालों से ये ऑयल खा रहे हैं। और ये जो जीन है, इन्होंने 3 जीन इस्तेमाल किए हैं, वो पिछले 15-20 साल से उनकी टेस्टिंग हो रही है, वो कोई डैमेज नहीं कर रहे। अब ये जो इन्होंने बताया कि एक तो हम जो है पाम ऑयल 57% जो है इंपोर्ट करते हैं, 1,15,000 करोड़ में से 57% पाम ऑयल, देन सोयाबीन ऑयल 22%, सनफ्लावर ऑयल 15%, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैनोला। कैनोला मैंने बताया रेपसीड का ही एक पार्ट है, सरसों का ही समझ लो आप, एक स्पीसीज है, ठीक है। तो हमारी जो है 55% डिमांड के करीब इंपोर्ट से होती है और 45 के करीब डोमेस्टिक प्रोडक्शन से होती है। ये सोलिसिटर जनरल ने बताया सेंटर को कि यदि हम DMH11 को रिकमेंड करते हैं कॉमर्शियल कल्टीवेशन में, तो हमारी ये एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और जो केक्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी लाइव स्टॉक के लिए। तो ये बेनिफिशियल कंट्री के हित में है। लेकिन जो पिटिशनर ने रखी हैं बातें, उसमें 2-3 बातें हैं। उन्होंने कहा भी ये बायोसेफ्टी के ट्रायल पूरे नहीं हुए, ढंग से नहीं हुए हैं। और ये ट्रायल कौन देखता है? वो ओवरसीज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये स्ट्रेटजिक कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, एपेक्स बॉडी है। ये सारे ट्रायल देखती है, बायोसेफ्टी नॉर्म चेक करती है, एनवायरमेंटल डैमेज चेक करती है, तब ये रिलीज के लिए रिकमेंडेशन देती है। फाइनल अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री से आती है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं दे सकती। अप्रूवल देती है बट फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम रिकमेंडेशन देती है। फाइनल अप्रूवल इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखना आपने, प्रीलिमिनरी में आएगा ये। अब उन्होंने पिटीशन में क्या कहा है? पिटीशन में उन्होंने कहा कि ये जो जीन है, ऐसा ना हो कि बायोसेफ्टी से हमारी हेल्थ को नुकसान कर दें। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने 3 जीन इस्तेमाल किए हैं, उन पे मैं बाद में आता हूँ। और दूसरा, हमारे जो पोलिनेटर है, खास करके हनी भी पोलिनेट करती है इसमें, वो उसको को डैमेज ना हो जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि लाइव स्टॉक में कोई डैमेज ना हो जाए, कोई जीन शिफ्ट कर जाए, क्योंकि लाइव स्टॉक में एज फूडर इस्तेमाल करते हैं हम ऑयल सीड मस्टर्ड को, सरसों को। तीसरा पॉइंट जो है सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भी हमारी इंडिजिनस वैरायटी है। इन्होंने कहा भी 5,000 से ज़्यादा हमारी इंडिजिनस वैरायटी है, पिटिशनर ने कहा। और हमारी इंडिजिनस वैरायटी को रिस्क है कि भी ये जीन उसमें शिफ्ट ना कर जाए, GM वैरायटी का, हमारी वैरायटी जो ना सारी डिजेनरेट हो जाए, जर्म प्लाज्म ख़त्म हो जाए। ये 3 पॉइंट रखे, यही काफ़ी है आपके लिए। बहुत डिटेल में, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। मैंने काफ़ी डिटेल में एज एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मैंने इसको पूरी तरह से निचोड़ दिया, स्क्वीज कर दिया इस आर्टिकल को। अब मैं जैसे बता रहा था कि ये इसमें 2 पॉइंट आपने याद रखने, तो ईल्ड का है बताया उन्होंने, दूसरा हर्बिसाइड का टॉलरेंट का, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंट का मैं जो समझता हूँ, सरसों में इतना हर्बिसाइड इस्तेमाल ही नहीं होता। एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में बता रहा हूँ, सरसों में सबसे कम इस्तेमाल होता है। ईल्ड का इंक्रीज अच्छा है, 20-25% यदि इंक्रीज आता है। लेकिन आपको ये भी जान के जो है जानना चाहिए कि हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनमें ऑलरेडी जो है 25-30% की ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें ईल्ड का इंक्रीमेंट है। लेकिन वो फार्मर्स तक जो है ना गैप है। फार्मर अभी ट्रेडिशनल वैरायटी लगाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज नहीं लगा रहे सभी फार्मर। ये मैं आपकी जानकारी के लिए ना फैक्ट देना चाह रहा था। अब इसमें जो फंडिंग हुई है DMH11 में, एक तो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसलिए इसका नाम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड रखा है 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब इसमें जो है 3 जीन इस्तेमाल किए हैं, बार्नेज, बरस्टार एंड बार। बार्नेज, बारस्टार एंड बार, ये 3 जीन इसमें इनक्रोवेट किए हैं। बार्नेज का तो काम ये है कि इसने मेल के पार्ट को ख़त्म किया, मेल जो, ताकि ये GM का जीन आराम से डाल दें। फिर बारस्टार इन्होंने डाला उसमें, ठीक है, और फिर बार जीन डाला। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए तीनों जीन इन्होंने? बैसिलस एक बैक्टीरियम है,
अमाइलोलिक्वेफेसिसिन, ये बैसिलस थुरिंजेंसिस नहीं है जो बीटी कॉटन में डाला था, वो नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैसिलस अमाइलोलिक्वेफेसिन्स, ये आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, बहुत ठीक है। देन टिल नाउ, ये आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, नो जीएम एडिबल क्रॉप हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब तक नहीं है कोई ऐसी। अब ये भी समझो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू ओवरसीज फील्ड ट्रायल्स एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है, समझ गए आप ये सारा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो अब ये वर्डिक्ट जो है रिजर्व हो गया, इसके बाद अब जो है क्या चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि इन्होंने जो बताया अभी 8 साइट्स पे अभी ट्रायल हुए हैं, 8 साइट्स पे सिर्फ, जब पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में इसके ट्रायल होंगे तब जो है समय के साथ क्या एनवायरमेंटल डैमेज होता है, क्या बायोसेफ्टी है, वो फार्मर फील्ड पे जब जाएगी और क्लैरिटी आएगी। ये आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि ये जो है हमारी जो दूसरी वैरायटीज़ हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं, क्या ये इनको रिप्लेस कर पाएगी, जो ऑलरेडी जो हमारी 20 क्विंटल पर हेक्टेयर से भी ज़्यादा यील्ड देती है। मस्टर्ड की वैरायटी हमारे पास ऐसी हैं जो कि फार्मर फील्ड पर फार्मर लगाता है, तो क्या ये उसको रिप्लेस कर पाएगी, ये फील्ड पे जाने के बाद पता चलेगा। तो अब ये आपको जो है इम्पोर्टेंट, जो इसमें आपके प्रिलिमिनरी में और मेन में, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहूँगा क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं DMH11 जो है कहाँ पे डेवलप हुई है, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर जीन पूछ सकते हैं, कौन कौन से जीन हैं, बार्नेज, बर्स्टार, बार जीन जिसमें इस्तेमाल किए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से बैक्टीरियम से, बैसिलस अमाइलोलिक्वेफेसिन्स से। मस्टर्ड क्या है, ये सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है, इनको करना बड़ा मुश्किल होता है, इनकी मॉडिफिकेशन करना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ग्रोइंग GM सोयाबीन, इसमें इंडिया भी दे दिया, अर्जेंटीना, US, ब्राज़ील, इंडिया में नहीं है अभी, ठीक है। अब आगे सवाल देखिए कि फाइनल अथॉरिटी मैंने जैसे बताया वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसकी जो अपेक्स कमेटी है, जो इट ओवरसीज द ट्रायल ऑन GM क्रॉप्स, बायो सेफ्टी का, एनवायरनमेंट का, सब ट्रायल देखेगी वो, ठीक है। अब मस्टर्ड जो लीव्स हैं वो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये फोडर के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं लाइव स्टॉक में विंटर सीजन में, इसलिए भी बायो सेफ्टी का पॉइंट आया है कि भाई कभी लाइव स्टॉक को नुकसान ना कर दे इसका कोई जीन। अब इंडिया जो है कैनोला ऑयल इंपोर्ट करता है। कैनोला जो क्रॉप का नाम आ गया तो ये है एक रेप सीड क्रॉप है, रबी सीजन में उगाई जाती है, कनाडा में बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया में भी उगाई जा रही है अब, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैनोला, ये कभी भी पूछ सकते हैं आपसे प्रिलिमिनरी में, क्योंकि प्रिलिमिनरी में जब GM क्रॉप पे क्वेश्चन आएगा ना तो आप एग्जामिनर को जो है लिमिट नहीं लगा सकते उस पर, कितना मुश्किल पूछेगा, लेकिन मैंने सारे मुश्किल से मुश्किल निकाल दिए क्वेश्चन, ठीक है। अब GM जो सोयाबीन है, 80% GM सोयाबीन विदेशों में उगाई जा रही है, और इंडिया जो है पूछ सकते हैं आपसे पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद सोयाबीन, ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा पाम ऑयल, फिर सनफ्लावर ऑयल, फिर सोयाबीन ऑयल, फिर कैनोला, ठीक है। अब ये एक इनमें लाइन लिखी है कि एनुअल लॉसेज ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, ये बार बार आ रहे हैं इसमें न्यूज़पेपर में। वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट जो कि कम्पीट करते हैं हमारे, जैसे गेहूं में है, सपोज गेहूं के प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं मॉइस्चर के लिए, स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए। तो जितना ज़्यादा वीड होगा उतनी हमारी क्रॉप पुअर होती है। आपने देखा होगा जब आप सब्जियां उगाते हैं उसमें वीड आता है तो हमारी जो है सब्जियों की पैदावार कम आती है, आपने अपने किचन गार्डन में भी देखना कभी। तो इन्होंने जो ये क्लेम किया है ये भी अभी देखने का है कि भी हमारा जो है 1 लाख करोड़ रुपया ड्यू टू वीड्स
लॉसेज हो रहे हैं, क्या DMH11 जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट होते हुए कितना वीडीसाइड को बचा पाएगी, ये भी एक चैलेंज है। अब कई बार पूछ लेते हैं मस्टर्ड में कितना ऑयल परसेंटेज है, 42% के करीब होता है, कहीं पर आपको 40 मिलेगा, कहीं 45 लिखा मिलेगा, 42% उन्होंने एवरेज होता है। अब इसी में लिखा है कि कितना का एडिबल ऑयल हम 50 to 60% इंपोर्ट करते हैं अपने कंजम्पशन का, जितना कंजम्पशन हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट बिल हमारा जो है एडिबल ऑयल का 1,15,000 करोड़, ये आपके उसमें आता है, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी सारी फिगर्स, ठीक है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि बिना GM क्रॉप के, GM क्रॉप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से हम इंडिया की फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, तो GM क्रॉप से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब ये भी आता है ऑयल सीड प्रोडक्टिविटी हमारी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों लो है, क्योंकि ये ज़्यादातर रेनफेड और ड्राई लैंड एरिया में उगाई जाती हैं, जहाँ पे किसान छोटे हैं, रिसोर्सलेस हैं, वो फर्टिलाइज़र नहीं डालते, अच्छा बीज नहीं खरीदते, वहाँ पे हाई यील्डिंग ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का कम इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट आ सकता है इसमें जो ना, यदि हम सल्फर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे ना मस्टर्ड में, ऑयल सीड क्रॉप में सल्फर, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयल में सल्फर होता है, सल्फर के एंजाइम होते हैं ऑयल में। लेकिन आमतौर पर फार्मर सल्फर इस्तेमाल नहीं करता। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद इस्तेमाल करें, उसमें सल्फर होता है 16% के करीब, वो इस्तेमाल करें DAP की जगह, डाई अमोनियम फास्फेट की जगह, तो हमारी प्रोडक्शन ऑयल सीड की भी बढ़ सकती है। तो ये सारे पॉइंट आपने नोट करने हैं कॉपी में। और इससे आगे, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में अभी ये कोई जीन के बारे में नहीं बताया, मतलब नहीं जस्टिफाई कर पाए वो वीडियो। ये 100% आपको इसमें शायद आपको कोई वैल्यू एडिशन ना करना पड़े। यदि वैल्यू एडिशन का तो इसी में 1-2 पॉइंट लिख लो, इसे नोट्स बना लो, आपके अगले जो है 4-5 साल काम आएंगे सभी बच्चों के, जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेज में हैं, PG में हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने आगे देना है। थैंक यू वेरी मच।